प्यारे बच्चों, दीप प्रोजेक्ट के तहत 5 मॉडल सेट विभिन्न विषय के जारी किए गए थे, जिसमें से हम लोगों ने भूगोल विषय का मॉडल सेट 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। ये मॉडल सेट 4 के प्रश्नों के उत्तर हैं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। कॉपी में नोट करते जाएं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू होता है यह। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पहला क्वेश्चन है तो ये फ्रेडरिक रेटजेल हो जाएगा। यहाँ जोल लिखा गया, फ्रेडरिक रेटजेल है। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? तो ये थे आपका जर्मनी के। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है दक्षिण पूर्व एशिया। इनमें से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा खनिज। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। इनमें से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? तो कृषि। जापान का डेंड्राइट किसे कहते हैं? तो नागोय। बिग ईच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहन किया जाता है? पेट्रोलियम। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869। विश्व का सघनतम रेल मार्ग किस महाद्वीप में पाया जाता है? यूरोप। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881। निम्न में कौन सा भूभाग संवर्ग नहीं है? तो सीमांत भूमि। शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? गन्ना। रबी फसल ऋतु की समय अवधि क्या है? तो अक्टूबर से मार्च। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तांबा। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। निम्न में कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में कौन कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? तो एग्नोसाइट। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? अल्मीनियम। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। धारावी बस्ती कहाँ स्थित है? मुंबई। भारत के आयात व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? पेट्रोलियम। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, किस विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। चतुर्थ क्रियाकलाप का एक उदाहरण लिखिए। तो चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। यह एक ज्ञानोन्मुख सेवा क्षेत्र है जिसमें सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। सशक्तिकरण क्या है? तो अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं? तो विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम, अति विरल पाई जाती है या अनुपस्थित है, उन्हें जन शून्य क्षेत्र कहते हैं। बॉक्साइट के प्रमुख उपयोग क्या है? तो बॉक्साइट एक ऐसा कच्चा पदार्थ है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। भारत में सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई। सहकारी कृषि क्या है? तो किसानों का एक समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं, इसे सहकारी कृषि कहते हैं। जनसंख्या संगठन का क्या अर्थ है? तो जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, शिक्षा, जाति, भाषा, धर्म, जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। उठावास किसे कहा जाता है? तो उठावास एक व्यक्ति या समूह का अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने को कहते हैं। यह प्रवास का एक रूप है जो लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, वैश्विक गांव क्या है? तो वैश्विक गांव शब्द का अर्थ प्रौद्योगिकी, संचार और परिवहन में प्रगति के कारण दुनिया का आपस में जुड़ा और एक दूसरे पर निर्भर होना, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के लिए आपस में बातचीत करना और विचारों का आदान प्रदान करना आसान हो गया है। जल परिवहन के 3 लाभों को लिखें। तो पहला है
जल परिवहन के लिए मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। इसी कारण जल मार्गों के निर्माण एवं रख रखाव पर किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं करना पड़ता। जल परिवहन अन्य परिवहनों की तुलना में सस्ता होता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत अन्य परिवहनों की तुलना में कम होती है। फिर है जल परिवहन में छोटे आकार से लेकर बहुत बड़े आकार के जलयानों का संचालन किया जा सकता है। 37 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के निम्न कारण है। पहला है विश्व में विभिन्न देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आवश्यक बनाता है। दूसरा पॉइंट है अलग अलग देशों में उत्पादन के विभिन्न कारक जैसे पूंजी, प्रौद्योगिकी, कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता आदि में अंतर दिखाई देती है जो स्थान विशेष को वस्तु विशेष के उत्पादन हेतु अनुकूल बनाता है, जिससे वे कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन कर पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। 38 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण बस्तियों की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। तो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, स्वच्छता तथा सफाई आदि जैसी आधुनिक सुविधाओं की कमी है। विकासशील देशों में रहने वाले अधिकतर ग्रामीण निवासी कृषि करते हैं जो एक मौसमी प्रक्रिया है। बुआई और कटाई की अवधि के अतिरिक्त वे वर्ष के बाकी समय बिना किसी लाभदायक व्यवसाय के गुजारते हैं। फसल खराब होने के कारण और उससे कुपोषण तथा भूखमरी एक प्राकृतिक परिणाम है। 39 है भारत के 3 प्रमुख फसल ऋतु कौन कौन सी है। तो भारत में निम्नलिखित 3 कृषि ऋतु होती है। पहला है खरीफ ऋतु। यह ऋतु जून माह से प्रारंभ होकर सितंबर माह तक रहती है। इस ऋतु में चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि की कृषि की जाती है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंध है। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चावल की फसल शुरू होती है। दूसरा है रबी ऋतु। रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होती है। गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ आदि फसलों की कृषि इसके अंतर्गत की जाती है। फिर है जायद ऋतु। तो जायद एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, सब्जियां व चारे की फसलों की कृषि होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है मानव के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो मनुष्य के प्रकृतिकरण का अर्थ है मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य। मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल मानते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं। पहले जब तकनीकी विकास का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का था तब प्राकृतिक मनुष्य थे जो प्रकृति को सुनते थे, उसके कोप से डरते थे और उसकी पूजा करते थे। मानव के आदिम समाज प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। उदाहरण के लिए मध्य भारत की जनजातियां मानव के प्राकृतिकरण का एक उदाहरण है क्योंकि वे महुआ के पेड़ के फूल, घास के पत्ते और जंगल में उपलब्ध खाद्य पेड़ों की जड़ों को खाते हैं। वे पलाश और साल के पेड़ों को आश्रय के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बीमारी को दूर करने के लिए वहां उपलब्ध जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। वे उनके प्रति इतने दयालु होने के लिए प्रकृति तथा जंगल की पूजा करते हैं। 41 है खनन किसे कहते हैं। खनन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन करें। तो भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों को खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक तो पहला है भौतिक कारक। तो इनमें खनिज पदार्थों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। खनिजों की अधिक गहराई, खनिजों में धातु की मात्रा का कम प्रतिशत तथा उपभोग के स्थानों से अधिक दूरी खनिजों के खनन के व्यय को बढ़ा देती है। आर्थिक कारक तो इसमें खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, पूंजी की उपलब्धता, यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आदि सम्मिलित किया जाता है। 42 है विश्व में
उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है? तो विश्व के अनेक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक अनुकूल पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। उदाहरण दक्षिण दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के भाग। तो बच्चों, वीडियो दो पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय और ग्राफ वाले क्वेश्चन को देख लेंगे कि विश्व के ग्राफ में दिखाना है कि भारत के ग्राफ में दिखाना है, वो ग्राफ आया है वो उसको देखेंगे। तो ये हम लोग सेकंड पार्ट के वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।